We used to look up at the sky and wonder at our place in the stars. This is the world you've made yourself. Now you have to live in it. The end is in our sights. The future is already here. No matter how hard we tried, we are doomed. Say your goodbyes. लेट दिस बी अ हॉर्स, ठीक है, ये नया हॉर्स है, कॉन्क्रीट सरफेस के ऊपर तुमने वही चीज़ किया, ठीक है। इसके बिफोर वाले फोटो दिखा सकता हूँ, आफ्टर वाले फोटो नहीं दिखा सकता, वो हॉस्पिटल में उठेंगे, ठीक है। तुमने कोशिश की 100 न्यूटन मारने की, लेकिन मार नहीं पाए। देखो पिलो भी कितना स्टबॉर्न है, ठीक है, कितना खुददार है बोल सकते हो, लाइक अमिताभ बच्चन। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल। सो इधर आज का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ, तृतीय लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ देख लिया था। फर्स्ट लॉ था कि अगर किसी को फोर्स दोगे, एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स, तो उसमें नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर नहीं दोगे तो नहीं होगा। सेकंड लॉ कुछ उस तरह था कि जितना नेट फोर्स दोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ बॉडीज देखा था और इनर्शिया देखा था, उसके सारे एप्लीकेशंस देखे थे। इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉ ऑफ एमंग ऑल लॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो ऐसा लॉ है कि सबको याद रह जाता है। I have in my career I have seen all the students, even though they don't know the first law and second law, every student, even their parents, they know what is third law. क्या होता है? Every action has equal and opposite reaction. सबको पता है, हर कोई बोलता है, बच्चा बच्चा जानता है कि every action has equal and opposite reaction, जबकि हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड पेरेंट्स भी यही बोलते आए हैं कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। तो यू कैन रिलेट, ओके। तो ये बोलते आए हैं हम, सबको ये पता होता है, चाहे फर्स्ट लॉ पता है कि नहीं पता है, लेकिन थर्ड लॉ तो सबको पता ही है। चलो, इतना इंटरेस्टिंग है इसको, चलो देखते हैं ध्यान से कि एक्चुअली में ये होता है क्या है, क्या इतना इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो एज द नेम सजेस्ट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या? एक्शन मतलब तुम जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलने वाला है, ये बोलता है ये। चलो देखते हैं। अब मान लो, चलो रेस्ट की बात करते हैं। मान लो बॉडीज रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहते हुए भी बॉडीज फोर्स डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक बॉक्स है या एक बुक है, इस बुक का कुछ मास है mg। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ के वजह से इसका फोर्स ऑफ द बुक ऑन द टेबल इज mg, ऑलवेज डाउनवर्ड। ये तो तुम्हें पता है। अब यही टेबल उसी बुक को वापस एक नॉर्मल रिएक्शन भी देने वाला है, जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ये है थर्ड लॉ कि टेबल के ऊपर बुक ने जितना फोर्स दिया, टेबल ने बुक के ऊपर भी उतना फोर्स दिया, लेकिन फ़र्क एक ही चीज़ है, द डायरेक्शन इज अ डिफरेंस। इक्वल सिर्फ मत समझना, ऑपोजिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो ये जितना फोर्स नीचे डाल रहा है, वो उतना फोर्स इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर डाल रहा है। इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन। तो वी कैन राइट दिस फोर्स एज, अगर F लिखेंगे तो उस फोर्स को वेक्टरिकली वी विल राइट एज -F. So if you can see clearly, the magnitude of F is same as the magnitude of -F, but the direction, this minus sign represents the opposite direction. ठीक है, समझ में आ गया? तो if an object is at rest, वो भी हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई करें। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भी कुछ फोर्स मेरे वेट की वजह से डाल रहा हूँ इस फ्लोर पे, और ये फ्लोर भी मेरे ऊपर वापस वही फोर्स डाल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये है न्यूटन्स लॉ, जो कि हम चाहते हुए या नहीं चाहते हुए भी हर जगह हो रहा है, हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द हमेशा हो ही रहा है। दिस इज ऑलवेज बीइंग फॉलोड एवरीवेयर अराउंड अस। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और एक्शन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तुम कुछ भी करो या ना करो, समझे? तो ये वो लॉ है जिसको लेके दुनिया चलती है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मूविंग बेस्ड ऑन दिस लॉ, एवरीथिंग अराउंड अस इज नॉट मूविंग ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस लॉ। इतना इंटरेस्टिंग है। जो कुछ भी, तुम चिड़िया उड़ने से लेकर, एक स्विमर तैरने से लेकर, साइकिल लेने से लेकर, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक,
कुछ भी करते हो, पढ़ाई करो, पेन लिखना, कुछ भी करो, जो भी कर रहे हो, यू आर knowingly or unknowingly following Newton's third law. You're giving some action, you're getting some reaction. कभी कभी रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्शन से, ये हम देखेंगे कैसे। चलो ये रेस्ट पे देख लिया, चलो एक मोशन पे बॉडी देख। चलो मान लो एक बॉडी मोशन पे है, लेट्स कंसिडर ए बॉडी विच इज़ हैविंग सम वेलोसिटी और सम एक्सेलरेशन, वॉट एवर इट इज़ मूविंग, ठीक है। जैसे कि मान लो एक साइकिल ले लो, लेट्स टेक ए बाईसाइकिल, दिस इज़ द फ्लोर ऑन विच इट इज़ प्लेस्ड, ये उसका रिम है, ये उसका हैंडल है, ठीक है, और तुम यहाँ पे कहीं बैठे हो, बैठना चाहिए, एंड दिस इज़ हाउ द साइकिल इज़ देयर। तो लुक एट दिस साइकिल। अब इस साइकिल में एक्शन रिएक्शन पेयर्स कुछ ज़्यादा ही है। अगर ये साइकिल सिर्फ रखा हुआ है, इफ़ इट्स वेलोसिटी इज 0, इट इज़ एट रेस्ट, देन दिस साइकिल हैज़ सम मास m, और ये साइकिल ज़मीन पे इन दोनों पॉइंट्स पे, पॉइंट A और पॉइंट B पे अपना वेट एक्सप्रेस कर रहा है। टुगेदर दिस इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइकिल ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। और यही नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नॉर्मल 2, नॉर्मल 1, ये दोनों को मिलाओ तब भी तुम्हें उतना ही रिएक्शन मिलेगा ऊपर की तरफ। इफ द साइकिल इज एट रेस्ट, दिस इज द सिचुएशन। इफ इट इज नॉट एट रेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर मान लो साइकिल रेस्ट पर नहीं है, तब भी रेस्ट पे हो या ना हो, उसका वेट हमेशा इट इज एक्सप्रेसिंग डाउनवर्ड्स। इफ इट समथिंग इज मूविंग डजंट मीन कि इसका मास गायब हो गया, मास तो नीचे की तरफ mg लग ही रहा है और उसका रिएक्शन भी तुम्हें मिल रहा है, तो वो तो बैलेंस्ड है, इसीलिए साइकिल ज़मीन पे है। अगर वो बैलेंस नहीं होता तो साइकिल उड़ने लगता, ठीक है, या फिर ज़मीन में दफन हो जाता। तो कुछ ना कुछ है जो बैलेंस कर रहा है इसका वेट और उसका रिएक्शन, जिसके वजह से वो रखा हुआ है। इफ इट इज मूविंग, इफ इट स्टार्ट्स टू मूव, इफ द साइकिल स्टार्ट्स टू मूव, नाउ टू मूव व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, यहाँ पे तुम्हारे पास होता है ना पेडल, तुम पेडल को घुमाते हो, यू स्टार्ट पेडलिंग विथ योर फीट, एंड व्हेन यू स्टार्ट पेडलिंग दिस थिंग, दिस पेडल इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए शाफ्ट टू दी, यू नो व्हाट, टू दी 2 व्हील्स। इन व्हील्स के बीच में एक चेंज आ रहा है जो तुम्हारे सर्कुलर मोशन को कन्वर्ट कर रहा है लीनियर मोशन में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, विद द हेल्प ऑफ ए चेन। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ मोशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखो तुम सर्कुलर घुमा रहे हो पेडल को, लेकिन पेडल इन टर्न चेन को लीनियरली घुमा रहा है, और वही चेन विद द हेल्प ऑफ गियर्स एंड सॉकेट्स तुम्हारे व्हील को भी सर्कुलर घुमा रहा है और साइकिल को आगे ले रहा है। तो वो तो ट्रांसलेशन की बात है। तो अगर तुम पेडल घुमाए तो दिस पॉइंट ऑफ द टायर विल अप्लाई ए फोर्स ऑन द अर्थ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे भी कुछ फोर्स लगेगा और यहां पे कुछ फोर्स लगेगा। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स मिला। अब तुम्हें तो पता है थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यही अर्थ तुमको, तुम्हारे साइकिल को एक सामने की डायरेक्शन में फोर्स देगा, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फ्रिक्शन। अंडरस्टूड? ये फ्रिक्शन जो है वो तुम्हारे ही एक्शन को लिया और उसको रिएक्शन बना के सामने की तरफ तुम्हें उतना इक्वल रिएक्शन दे दिया। समझ में आया? और इसी ये दोनों जो पॉइंट पे जो फोर्स आगे की तरफ रिएक्शन मिल रहे हैं, दिस 2 रिएक्शंस F एंड F टुगेदर 2F होके दिस इज द व्हाट, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन योर साइकिल। रिमेंबर, ये नेट फोर्स अर्थ पे नहीं, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द साइकिल। अब तुम बताओगे कि तुमने भी तो फोर्स दिया था पेडल में, भाई साहब वो इंटरनल फोर्स है। डू यू अंडरस्टैंड? रिमेंबर आवर फर्स्ट लेक्चर, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो वो इंटरनल फोर्स को F नेट में, क्योंकि F नेट इज जस्ट एक्सटर्नल, दिस इज नॉट F नेट, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल। इसी के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ आधारित है। ध्यान से सुनो। तो 2F जो फोर्स है वो नेट फोर्स है ऑन दिस साइकिल, एंड दिस हेल्प्स द साइकिल टू मूव फॉरवर्ड, और साइकिल आगे जाता है विद सम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेटिंग व्हाट नॉट। बट अगर हम देखें, तुमने फोर्स तो अर्थ को भी दिया ना। अगर ये अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, दिस इज अर्थ, सपोज इतना छोटा तो नहीं, इतना बड़ा साइकिल नहीं होता, लेकिन वी आर मिनिमाइजिंग द पिक्चर टू सी इट क्लियरली। यहाँ पे तुम अगर इसको फोर्स दे रहे हो अर्थ को अपने साइकिल के टायर के पॉइंट से, दैट मीन्स दिस अर्थ हैज ए नेट फोर्स ऑल्सो।
ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर भी एक नेट फोर्स है। वो कितना है भाई? वो तो 2F है। वो क्या करेगा? अर्थ को जोर जोर से स्पिन करेगा। करना चाहिए लेकिन करता नहीं है। क्यों? ऐसा अगर होता तो तुम्हारे बस चले तो तुम अर्थ को कितना भी स्पीड से घुमाते भाई अपना साइकिल घुमा के, लेकिन ये होता नहीं है। मतलब क्या? ये न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं कर रहा, सब कुछ गलत है। आइजैक न्यूटन डिड नॉट नो एनीथिंग। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। अब ध्यान से देखो तो अर्थ का मास कितना है भैया? 6 × 10⁻24 kg के अराउंड उसका मास है। इतना बड़ा मास है अर्थ का। अब जब तुम कोई भी फोर्स उसके ऊपर दे रहे हो, द एक्सेलरेशन कॉज्ड, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स, नेट फोर्स बाई मास, लास्ट लेक्चर। सो एक्सेलरेशन कॉज इज इक्वल टू 2F डिवाइडेड बाई मास ऑफ द अर्थ। अब ये मास ऑफ द अर्थ जो 6 × 10⁻24 kg है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। ये इतना ज़्यादा है, द फ्रैक्शन इफ द डिनोमिनेटर गोज इंक्रीजिंग इन अ वेरी रैपिडली, द फ्रैक्शन डिक्रीजेस ऑल्सो रैपिडली। तो यहाँ पे तो मास इतना ज़्यादा है, द डिनोमिनेटर इज सो बिग दैट दिस फ्रैक्शन और दिस एक्सेलरेशन विच इज 2F बाई द मास ऑफ अर्थ इज वेरी 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 लेस। इतना कम है एक्सेलरेशन कि वो प्रकट ही नहीं होता। ठीक है, होता तो है, देयर इज अ फोर्स ऑन अर्थ, वो तो होता है, लेकिन वो फोर्स ऑन अर्थ कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाता। इट गेट्स बर्नड आउट, वो कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ही इतना ज़्यादा है, उसमें प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन विच इज़ नेग्लिजिबल एक्चुअली नेग्लेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि और बहुत सारे फोर्सेस हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सन है, सेलेस्टियल बॉडीज का सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सब अर्थ को घुमा रहे हैं, उसको अपने पोस्चर में रख रहे हैं। इतना बड़े बड़े फोर्स चल रहे हैं, वहाँ पे ये पिद्दी सा छोटा सा फोर्स आके अर्थ को कुछ इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ये है दुविधा। इसीलिए यू कैन नॉट मूव द अर्थ बाई मूविंग योर साइकिल, अदरवाइज यू वुड हैव। ठीक है, क्या पता आदमी अगर ये कर पाता तो क्या क्या नहीं कर लेता। ठीक है, सो रिमेंबर वाइल मूविंग ऑल्सो हमने देखा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स तुमने दिया टायर से पीछे की तरफ बाई पेडलिंग, उतना ही फोर्स तुम्हें आगे की तरफ मिला और वही फोर्स तुम्हें आगे ले गया। यू सी हाउ इंटरेस्टिंग, यू अप्लाइड एक्शन बट यू मूव्ड नॉट बिकॉज ऑफ द एक्शन। लुक एट इट, you are not moving because of the action, you are moving because of the क्या? Sorry, because of the reaction. तो रिएक्शन तुम्हें मूव कर रहा है, एक्शन मूव नहीं कर रहा, लेकिन एक्शन तुम्हारा कर्तव्य है। समझ गए? तो एक्शन तुम्हें करना पड़ेगा टू गेट द रिएक्शन, एंड द रिएक्शन मूव्स यू। सो you can say the reaction is actually the real action intended to get from this. So I hope you understood कि मूविंग करते हुए या रेस्ट रहते हुए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, और अर्थ क्यों नहीं मूव किया ये भी तुमने समझ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अनोखा चीज है, जैसे कि मान लो फोर्स तो तुम्हें पता है इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो द फोर्स जनरेटेड बाय यू एंड द अकॉर्डिंगली द रिएक्शन जनरेटेड बाय यू और बाय द सरफेस विथ विच यू आर इंटरेक्टिंग डिपेंड्स होलली ऑन दिस। ठीक है, जो रिएक्शन तुम्हें मिलने वाला है वो भी तुम्हारे पास की बात नहीं है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारा एक्शन है लेकिन वो भी अल्टर हो सकता है, बिकॉज द एक्शन इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। व्हाट? द चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एंड डिवाइडेड बाय, it depends on the final momentum minus initial momentum divided by the change in time. This t1 can be considered as 0 and you can write it as p2 minus p1 by t. जो नॉर्मली हमारा टाइमर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन टेकिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें टाइम 0 से स्टार्ट नहीं होता है, कुछ 3:15 PM पे स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे यहाँ पे 3:15 डालना है और यहाँ पे 3:20 डालना है अगर 5 मिनट्स का तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है तो इसीलिए ये 0 हमने मान के इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखो भैया, चेंज इन मोमेंटम और टाइम टेकन दो चीज है जिसका रेशियो डिटरमाइन करता है हाउ मच फोर्स यू एग्जीक्यूटेड। अब मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, तुम एक कैच को पकड़ते हो, ठीक है, ये पता नहीं तुम्हारा हाथ है, आई एम सॉरी, अगर बॉल यहाँ से आ गया विथ सम वेलोसिटी the ball is coming, you must have seen a cricketer catch the ball and take his hand from position A to position B. इतना डिस्टेंस तो क्रिकेटर बॉल वापस लेता ही है,
कभी देखा है बॉल को ऐसे पकड़ते हुए लाइक ए फिक्स्ड पोजीशन रिजिडली? हो सकता है, वो भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। वो कब हो सकता है? जब बॉल में इतना ग्रिप हो कि तुम्हारे हाथ में रह गया, द फ्रिक्शन हेल्प्स यू, और तुम्हारा हाथ अपने आप तुमने क्लोज कर लिया और अचानक से बॉल रह गया, दैट्स ए एक्सेप्शनल केस। बट नॉर्मली एवरी कैचर, एवरी फील्ड्समैन व्हाट ही डज इज लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। क्यों? अब उनको भी थर्ड लॉ पता है क्या? वो क्या फिजिक्स पढ़ के खेलने गए थे? नहीं, हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो वो जानते हैं प्रैक्टिकली एप्लीकेशन क्या है, जो हमें बोर्ड पे देखना है कि क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे dp/dt जो है, यहाँ पे देखो, ये जो चेंज इन टाइम है ना, वो हमारे हाथ में है। बॉल भी हमारे हाथ में है, चेंज इन टाइम भी हमारे हाथ में है। कैसे? कि मैंने जब बॉल को पकड़ा तो उसको मेरे हाथ पे फोर्स एग्जीक्यूट करने के टाइम मैंने अपना dt बढ़ा लिया। द टाइम इन विच आई कैच द बॉल और सेटल द बॉल इन माई हैंड, आई कैन इंक्रीज इट। मैं अपने हाथ को लोअर करके उसको बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं ये dt को बढ़ा दिया, दिस फ्रैक्शन ओवरऑली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टाइम टेकन। जितना टाइम मैं बढ़ा दूंगा, वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बढ़ गया और फोर्स कम हो गया। ये मेरे हाथ में है, इसीलिए मैंने उसको ऐसे पकड़ा। तो अगर ऐसा पकड़ता तो टाइम विल बी 0.1 सेकेंड। इफ आई कैच इट लाइक दिस, द टाइम विल बी 0.4 सेकेंड, एंड दिस डिफरेंस ऑफ टाइम विल मेक ए वेरी बिग डिफरेंस इन दिस फ्रैक्शन। और फोर्स को 100 न्यूटन से लेके 5 न्यूटन भी कर सकता है अगर तुमने ऐसे पकड़ा बहुत टाइम लेके। बट बी केयरफुल, उसके लिए और भी स्किल्स की जरूरत है। बस फिजिक्स पढ़ के कैच नहीं पकड़ सकते, इट नीड्स प्रैक्टिस। सो ध्यान से देखो, फोर्स, द एक्शन डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, change of momentum and change in time. You can control the change in time, you can control it, and thereby you can control the action, the force which is acting on you, and thereby the reaction. Understood? So this is very interesting. हमारे हाथ में बस change in time है, we can increase it. अगर तुमने इसी चीज़ को अप्लाई किया तो तुम देखोगे बहुत जगह ऐसे ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है। कैसे? यू मस्ट हैव सीन अ ट्रैम्पोलिन। तुम जब ट्रैम्पोलिन के ऊपर कूदते हो तो तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं होता, और तुम बहुत ऊंचा ऊंचा कूदते हो और बहुत एंजॉय करते हो। क्यों? अगर वही चीज़ तुम एक कॉन्क्रीट सरफेस पे करने लगो तो क्या होगा? एक जंप में पैर टूट जाएगा। क्यों? ट्रैम्पोलिन टेक्स सम टाइम फॉर योर फोर्स टू एग्जीक्यूट, इट टेक्स सम मोर टाइम। वो उसके ऊपर सरफेस इज इलास्टिक, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू चेंज इट्स शेप। सो वो अपना शेप चेंज करके तुम्हारे फोर्स को एक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है। उसके वजह से तुम्हारा जो फोर्स, द एक्शन डिक्रीजेस बिकॉज द टाइम टेकन इंक्रीजेस। उसके वजह से तुम्हारा फोर्स कम हो गया और तुम्हें इन टर्न द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द ट्रैम्पोलिन गिवन टू यू इज सेम, इट इज ऑल्सो लेस। आई होप यू अंडरस्टूड कि चेंज इन टाइम कितना बड़ा रोल है, वो जो कि हमारे हाथ में है। वी कैन प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द टाइम टेकन विल बी मोर। अगर तुम यही कॉन्क्रीट पे करो तो गड़बड़ है। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि मैंने तो उतने ही फोर्स से जंप किया था ऑन ए कॉन्क्रीट और ऑन ए ट्रैम्पोलिन, तो मेरा एक्शन तो सेम था भाई, था कि नहीं? मैंने तो देख के सरफेस जंप नहीं किया, मैंने एक ही हाइट से जंप किया विद द सेम वेलोसिटी, आई एम स्ट्राइकिंग बोथ ऑफ देम। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि ट्रैम्पोलिन क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे नहीं करता या कॉन्क्रीट नहीं करता? क्योंकि मेरा एक्शन तो सेम था दोनों केस में, मुझे सेम रिएक्शन क्यों नहीं मिला? चलो देखते हैं। मान लो एक ट्रैम्पोलिन है, इसके ऊपर तुम जंप कर रहे हो, you have some mass, you are jumping on it, and the trampoline extends and gives you a reaction force. ठीक है, उसी चीज़ तुम कर रहे हो, वही चीज़ तुम कर रहे हो एक रॉक सॉलिड कॉन्क्रीट सरफेस के ऊपर, तुमने वही चीज़ किया। ठीक है, इसके बिफोर वाले फोटो दिखा सकता हूँ, आफ्टर वाले फोटो नहीं दिखा सकता, वो हॉस्पिटल में उठेंगे। ठीक है, तो अगर तुमने ऐसे कंक्रीट पे जंप किया बहुत हाइट से, ठीक है, मान लो इसे इधर इधर कहीं से जंप किया, ट्रैम्पोलिन पे किया तो तुम एंजॉय करते रहे, कंक्रीट पे किया तो प्रॉब्लम्स। सो क्यों ये होता है? डज द कंक्रीट नॉट गिव मी द सेम रिएक्शन फॉर माई एक्शन? क्योंकि मैं तो एक साइड से जंप किया था, एक स्पीड से स्ट्राइक किया, मेरा मास भी चेंज नहीं हुआ एक दिन में। फिर ये भेदभाव क्यों भाई? न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड। माइंड में तो आता है, इफ आई स्ट्राइक ए पिलो विथ माई हैंड विद द सेम फोर्स एंड आई स्ट्राइक ए वॉल
विद द सेम फोर्स, आई डोंट गेट द सेम रिएक्शन. पिलो से स्ट्राइक करता हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन वॉल से स्ट्राइक करता हूँ तो हाथ टूट जाते हैं. ये डिफरेंस, ये भेदभाव क्यों? यही एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए. ये भेदभाव क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि भैया तुमने पिलो को या ट्रैम्पोलिन को उतना फोर्स तो दिया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, उतना फोर्स देने की तुम्हारी इंटेंशन थी. यू हैड द सेम इंटेंशन टू गिव द सेम फोर्स, बट क्या ट्रैम्पोलिन ने तुम्हारा उतना फोर्स स्वीकार किया? वो बात है हमारा. योर ट्रैम्पोलिन या फिर एक पिलो जिसको तुम मारते हो, एक पिलो, लेट जस्ट टेक दिस पिलो लाइक दिस. दिस इज सॉफ्ट पिलो, इसको तुम सेम फोर्स से मारते हो. और एक वॉल है, दिस इज अ वॉल, you are applying the same force. You are applying the same force. It is not accepting your force. This pillow, suppose your force is 100 Newton. This is 100 Newton. This pillow, you are intending to apply 100, but the pillow has not accepted your 100 Newton. क्यों? कि पिलो के पास ऑप्शन है. It is soft. Since it is soft, it will take more time to your force to execute completely on the pillow. पूरा 100 न्यूटन जब जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन वो टाइम बढ़ा देगा. दिस चेंज इन डिफॉर्मेशन टाइम विल बी, द टाइम टेकन विल बी लार्ज. whereas in a concrete wall, if you hit, the time will be much lesser. so क्या प्रॉब्लम है इधर? बहुत प्रॉब्लम है भाई. तुमने पढ़ा था कि अगर फोर्स इज dp अपॉन dt, यू आर अप्लाइंग ए सेम मोमेंटम चेंज एंड सेम इंटेंशन 100 न्यूटन, बट द dt इज इंक्रीजिंग इन केस ऑफ ए पिलो, इन केस ऑफ ए ट्रैम्पोलिन. यहाँ पे ये दोनों सेम है. सिंस द चेंज इन टाइम इज इंक्रीजिंग, द फोर्स यू अप्लाई इज एक्चुअली नॉट 100 न्यूटन. वो चेंज इन टाइम उसको डिक्रीज करके इट विल डिक्रीज इट फर्दर टू लाइक 20 न्यूटन. और ये तुम्हारा एक्शन है भाई. तुमने कोशिश की 100 न्यूटन मारने की, लेकिन मार नहीं पाए. देखो पिलो भी कितना स्टबॉर्न है, ठीक है, कितना खुददार है बोल सकते हो, लाइक अमिताभ बच्चन. डू यू अंडरस्टैंड? तो 20 न्यूटन पिलो का लिमिट है, वो उतना ही लेगा. तुम 100 दो चाहे 200 दो, इट विल नॉट टेक मोर, बिकॉज इट हैज ए टेक्निक टू डिक्रीज योर व्हाट फोर्स. हाउ? बाय इंक्रीजिंग द टाइम टेकन टू कॉम्प्रेस और टू योर मेक योर फोर्स एग्जीक्यूट. वो ज़्यादा टाइम ले लेगा. उसका चेंज इन मोमेंटम के लिए, सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए, इट विल टेक मोर टाइम, एंड देयर बाय द पिलो और ट्रैम्पोलिन विल डिक्रीज योर एक्शन विदाउट यू इवन नोइंग इट. सो उससे क्या होगा? रिएक्शन भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. 20 न्यूटन तुमने दिया तो तुम्हें वहां से वापस मिलेगा -20 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन तुम्हारे हाथ को, जो तुम्हारा हाथ कुछ नहीं होगा. लेकिन वॉल ऐसा नहीं है. वॉल विल टेक मच लेस टाइम सिंस इट इज वेरी हार्ड. its compressibility is very less. When you hit the wall 100 Newton, it will give you almost 100 Newton. Why? Because it will not deform. It will not take much time for the momentum to execute. It will take, rather it will take very less time. And in that less time, if the dt is less, for the same change in momentum, the force will be much more. क्योंकि ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, तो पता है तुम्हें. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टिल होल्ड्स. ठीक है, तुम पिलो पे मारो या वॉल पे मारो, ट्रैम्पोलिन पे कूदो या कंक्रीट पे कूदो, न्यूटन्स थर्ड लॉ होल्ड्स. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ दिस थिंग्स. तुम कोई भी सरफेस ले लो, फेदर ले लो या एक सॉफ्ट वाटरमेलन ले लो या एक रॉक सॉलिड दैट बोलिंग बॉल ले लो, कुछ भी ले लो, न्यूटन्स थर्ड लॉ होल्ड्स. तुम जानते भी नहीं हो लेकिन इट होल्ड्स. क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन है टू चेंज द टाइम टेकन फॉर द मोमेंटम टू कंप्लीटली एक्ट. ये याद रखना, ठीक है. बिकॉज देखो इंटरेस्टिंग है, पिल्लो है, इतना सॉफ्ट चीज़ है, लेकिन सॉफ्ट है इसीलिए वो ये कर पाए. उसी जगह पे एक कॉन्क्रीट वॉल विच इज़ वेरी रिजिड एंड उसके सामने पिलो क्या है भाई? कॉन्क्रीट वॉल के सामने पिलो क्या है? लेकिन देखो कॉन्क्रीट वॉल का एक डिमेरिट है, वो ये नहीं कर पाता. इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल. समझे? डिड यू गेट द पॉइंट? राइट. दिस इज हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड टफ, बट इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल. It is soft, cushiony and very easy going and very friendly, but it is what? It is
flexible, it can change your force, it has the ability to change the force you intend to apply on it, and उसी हिसाब से ये सब होता है. चलो ये सब हमने देख लिया. लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, इफ एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ये दिमाग में आता है कभी कभी बच्चों का. इफ एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, व्हाई डोंट दे कैंसल ईच अदर. ठीक है, अगर भाई एक्शन रिएक्शन सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करती, ये दिमाग में आता है. इससे पहले एक चीज देखते हैं कि एक्शन रिएक्शन क्या है. दे आर अ पेयर ना, यू नो दैट इज कॉल्ड द फेमस एक्शन रिएक्शन पेयर. कभी भी तुमने कोई भी एक्शन दिया, रिएक्शन उसके लिए उसी मोमेंट में तैयार है. तुमने वॉल को मारा, फोर्स दिया, वॉल से मिला तुम्हें रिएक्शन. तुम चेयर पे बैठ गए, तुमने mg लगाया नीचे, तुम्हें mg मिला ऊपर. तुमने कुछ भी किया, यू ट्राई टू मूव विद अ साइकिल, सेम थिंग. यू ट्राई टू स्विम, सेम थिंग. यू ट्राई टू फ्लाई, सेम थिंग, एंड अदर थिंग्स. ओके, सो वॉट एवर एक्शन यू गिव हैज अ रिएक्शन रेडी फॉर इट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर. ये हर जगह है. एनीथिंग विच इज मूविंग और नॉट मूविंग, whatever is happening in this whole universe, galaxy and celestial bodies, wherever you may reach and not reach, action and reaction are a pair. They're existing together. They're not alone. You cannot have a single action with no reaction. That is not possible. ऐसा कोई है ही नहीं action जिसका reaction नहीं है. It is always there, because when an action is happening, two things are interacting, two surfaces, two bodies, two persons, anything. And when two things are interacting, they will interact, you know, wholly. One will not interact, other will not, cannot, you know, say be unaware of it. It has to give the feedback. So this is how action reaction is called a pair. But if it is a pair, my brother, action is equal to reaction, why don't they cancel each other? ये दिमाग में आता है. अगर तुम जानते हो अच्छी बात, अगर नहीं जानते हो तो सुनो. Why don't they cancel each other if they are equal and opposite? Like एक मान लो example, there is a horse tied to a cart. Okay, the horse is giving some action to the, let this be a horse. ठीक है, ये नया horse है. Let this be a horse. This has legs here. और ये cart है. Okay, tied to the horse. It has wheels. The horse is giving some force to the ground, and the ground is giving some reaction to the horse, and the horse hence moves. But if, my friend, if the horse is giving some force which is equal in magnitude to the reaction force offered by the ground, why does the horse move? Similarly, the book is giving some force to the table, and the table is giving some reaction, equal and opposite reaction. The book is at rest, right? The book is at rest, but the horse moves. Why? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है भाई, एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो गया, चलो अच्छा है, बुक रह गया वहाँ पे और अर्थ भी रह गया भाई, अर्थ के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन यहाँ पे हॉर्स आगे निकल गया, जबकि एक्शन रिएक्शन तो हमेशा पेयर है न्यूटन के हिसाब से, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो क्यों निकल गया? बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो. द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, करेक्ट. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, करेक्ट. दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, करेक्ट. दे शुड कैंसिल ईच अदर, incorrect. Why? Because bhaiya, action is acting on a different body and reaction is acting on a different body. Do you get my point? देखो यहाँ पे action, this small f is the action of the force on the ground, and this reaction is the action of the ground on the horse. अगर दो bodies हैं, 1 और 2, they are interacting. This is applying a force capital F, this is applying a force small f. Why should they cancel each other? Think about it. This small f is the force acted by 2 on 1, and this capital F is the force acted upon 2 by 1, which is 1, 2. Understood? ये 2 से 1 के ऊपर फोर्स है f small f, 1 से 2 के ऊपर फोर्स है कैपिटल F. अब ये दोनों कैंसिल कैसे होंगे भाई? ये फोर्स तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं. अगर तुम सिर्फ 1 को देखो, इसके ऊपर सिर्फ स्मॉल f है. अगर तुम सिर्फ 2 को देखो तो इसके ऊपर सिर्फ कैपिटल F है. तो इसका नेट फोर्स कुछ है, इसका भी नेट फोर्स कुछ है. साथ में देखते हो तो ऐसा लगता है कि कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन अलग अलग करके देखो कि एक्शन एंड रिएक्शन डोंट एक्ट ऑन सेम बॉडीज या सेम बॉडी, एक बॉडी पे एक्ट करते हैं. दैट इज वाई देयरफॉर
they need not cancel each other, इसीलिए वो आप आपस में कैंसिल होना नहीं चाहिए, ठीक है। होने की क्वेश्चन भी नहीं उठता, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा सोच लेता है कि भाई एक्शन रिएक्शन तो सेम है, इक्वल है, अपोजिट है, तो ये बॉडी मूव कैसे किया, वो इसीलिए मूव किया क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट कर रहे हैं और तुमने उसको साथ में सोच लिया। तो उसको अलग करके देखो कि इसके ऊपर भी कुछ फोर्स है, इसके ऊपर की फोर्स है। हाँ, ग्राउंड पे जो फोर्स है, ग्राउंड मूव नहीं कर रहा, मैंने बताया, क्योंकि ग्राउंड का मास इज वेरी लेस, इट्स एक्सेलरेशन इज देयरफॉर वेरी वेरी स्मॉल। और ये जो हॉर्स मूव कर रहा है, क्योंकि हॉर्स का एक्सेलरेशन, हॉर्स का मास इज नॉट लाइक द मास ऑफ द अर्थ, तो हॉर्स का जो मास है वो कुछ छोटा है, तो उस रिएक्शन से यू गेट सम कंसिडरेबल एक्सेलरेशन, अच्छी बात है, इसीलिए चला गया। लेकिन वही चीज़, वही फोर्स तुम जब मास ऑफ द ग्राउंड, मतलब मास ऑफ द ग्राउंड मतलब क्या, अर्थ डालते हो, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज negligible, my friends. So this is why action reaction not necessarily, you should not think like this कि they should cancel each other, ठीक है। So I hope you all understood everything we learned today. I hope you had a good time and I hope you enjoyed, I hope you learned something and I hope you stay fit and fine. Thank you, take care, bye bye.